चैन से टोपी शुक्ला, जिसके लेखक है राही मासूम रजा। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं लेखक का जीवन परिचय। राही मासूम रजा 1 सितंबर 1925 में इनका जन्म हुआ था गाजीपुर ज़िले के गंगौली गांव में। और जो प्रारंभिक शिक्षा थी गंगा किनारे गाजीपुर शहर के एक मोहल्ले में हुई। बचपन में पैर में पोलियो हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई कुछ सालों तक बाधित रही, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद वह अलीगढ़ आ गए और यहीं से एमए करने के बाद उर्दू में तिलस्पे होशरुबा पर पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के उर्दू विभाग के प्राध्यापक यानी प्रोफेसर हो गए और अलीगढ़ के ही एक मोहल्ले बदरबाग में रहने लगे। अलीगढ़ में रहते हुए राही मासूम रजा ने अपने भीतर साम्यवादी दृष्टिकोण का विकास कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हो गए। अपने व्यक्तित्व के इस निर्माण काल में वे बड़े ही उत्साह से साम्यवादी सिद्धांतों के द्वारा समाज के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किए। इसके लिए वे सक्रिय रूप से काफ़ी लंबे समय तक प्रयत्नरत रहे और 1968 से राही मासूम रजा मुंबई में रहने लगे। वे अपनी साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ फिल्मों के लिए भी लिखते थे। फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखना, गीत लिखना उनकी जीविका का प्रश्न बन गया था। राही स्पष्टवादी व्यक्ति थे। वे अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए। यहीं रहते हुए यानी मुंबई में आधा गांव, दिल एक सादा कागज़, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी आदि उपन्यास यानी नॉवेल और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की जीवनी छोटे आदमी की बड़ी कहानी लिखी। उनकी ये सभी कृतियाँ हिंदी में थी। इससे पहले वह उर्दू में एक महाकाव्य 1857 यानी 1857 के बाद हिंदी में क्रांति कथा के नाम से प्रकाशित हुआ तथा छोटी बड़ी उर्दू नज़में व गज़लें लिख चुके थे। आधा गांव, नीम का पेड़, कटरा बी आरजू, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद और सीन 75 यानी 75 उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पिछले कुछ वर्षों में रही हिंदी पॉप गायिका पार्वती खान का विवाह इनके पुत्र नदीम खान के साथ हुआ। हिंदी फिल्म निर्देशक व सिनेमेटोग्राफर से हुआ। हिंदी फिल्म निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा लेखक के बारे में। आइए देखते हैं लेखक ने टोपी शुक्ला कहानी में क्या बताया है, किस तरह से इन्होंने टोपी शुक्ला उपन्यास के माध्यम से हमें दो पात्र इरफान और टोपी शुक्ला के व्यक्तित्व के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। टोपी शुक्ला, इरफान के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इरफान टोपी का पहला दोस्त था। इस इरफान को टोपी ने सदा इरफान कहा। इरफान ने इसका बुरा माना, उसको बुरा लगता था, परंतु वह इरफान के पुकारने पर बोलता रहा। क्यों? क्योंकि दोनों सच्चे मित्र थे। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण तो अवतार कहते हैं, मतलब हिंदू धर्म के अनुसार अगर कृष्ण है तो हम अवतार कहेंगे, और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल जाते हैं कि दोनों दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इरफान और इरफान के बिना टोपी न केवल एक दूसरे से अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। इसलिए इरफान के घर चलना जरूरी है और ये देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ में कैसे फल आ रहे हैं। परंपरा मतलब प्रथा, प्रणाली, पुरानी मान्यताएं।
तो लेखक ले चल रहे हैं इरफान के घर। इरफान की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए इरफान के बारे में पूरी कहानी लेखक बता रहे हैं कि आपको नहीं सुनाऊंगा। उतनी ही कहानी आपको सुनाया जाएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहा मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इरफान के बारे में आपको कुछ बता दूं। क्यों? क्योंकि इरफान आपको कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इरफान की परछाई है, न इरफान टोपी की, मतलब एक दूसरे की परछाई नहीं है। परछाई मतलब जो हमेशा साथ रहे। फिर भी कहानी के बीच बीच में दोनों का साथ होता है। दोनों दो आज़ाद व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट यानी विकास एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अटूट हिस्सा मतलब न टूटने वाला, मजबूत। ये बात महत्वपूर्ण है। इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। दोनों अलग अलग परिवारों में जन्म लिए, दोनों का अलग अलग तरीके से पालन पोषण हुआ, दोनों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से विकास हुआ, पर दोनों में जो मित्रता हुई, इरफान जो है टोपी की कहानी का एक मजबूत हिस्सा बना। आगे देखते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं करता, और लेखक बता रहे कि मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूं। क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? सही बात है। अगर हम दोनों आपस में भाई भाई हैं तो हम अपने घर में प्रतिदिन क्या बोलते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं। कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो कहने से हो भी नहीं सकते, अगर है तो कहने से उनके बीच में जो भाई का रिश्ता है वो ख़त्म भी नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेखक कहते हैं मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है जो इस तरह का बयानबाजी मैं करूं। मैं तो एक कथाकार हूँ, कहानी कहने वाला हूँ, कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इरफान की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया, दूसरे को इरफान। यानी टोपी का नाम क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ला और इरफान का सैयद जरगाम मुर्तजा। इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक भी सांस न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ, यानी इरफान के पिता। इरफान के परिवार में दादा परदादा जो भी थे सभी इस देश को काफिरों का देश कहते थे और इसी देश में जन्म लिया, इसी देश में पले बड़े, खाए पिए, इसी देश में मरे। परंतु मरने से पहले उन्होंने वसीयत की थी कि जो उनकी लाश है करबला ले जाई जाए, हिंदुस्तान के सरजमी पर दफन नहीं किया जाए। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने वसीयत नहीं की उनकी लाश करबला ले जाई जाए। उन्होंने कोई वसीयत नहीं की, उनको एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किया गया। इरफान की परदादी भी बड़ी नवाजी बीबी थी। नवाजी मतलब हम जो वक्त नमाज दिन में होता है ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, बिल्कुल उसकी पाबंद थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और न जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कर रही थी, परंतु जब भी कोई घर से बाहर जाने लगता तो दरवाजे के बाहर, घर के दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखती। मांस का सदका भी जरूर होता, मतलब एक तरह का टोटका है, वहम है कि घर से कोई बाहर जा रहा है तो कलश में या लोटा में जल डालकर दरवाजे पर रख दिया जाए तो काम शुभ होता है, यात्रा सफल होती है। इस तरह के लोगों की मान्यता है, तो ये काम जरूर करती थी। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, चेचक मतलब चिकन पॉक्स, तो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी होकर बोली, माता मोरे बच्चों को माफ़ कर दो, मतलब मेरे बेटे को माफ़ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 वर्ष की थी तब वो ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही तब तक पूर्वी बोलती रही। मतलब
जहाँ की थी अपने मातृभाषा को बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी और उसका विवाह कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और लखनऊ वाले सारे उर्दू बोलते थे। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही। मायके मतलब अपने माँ बाप के गांव की जो भाषा थी उसी भाषा को बोलती रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर उसका कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना कैसे हो सकता था? उस समय ऐसी परंपराएं थी, लोगों की ऐसी मान्यताएं थी कि मौलवी घर में गाना बजाना नहीं होता। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। अपनी भावनाओं को उन्होंने दिल में ही दबा कर रखा और गाने बजाने में शरीक नहीं हो सकी। इरफान की छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया। क्यों? क्योंकि उस समय जो इरफान के दादा की मृत्यु हो चुकी थी और थे नहीं, इसलिए उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ नहीं आ सकता। मतलब इरफान को समझने के लिए, जानने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी। लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई। मतलब जहाँ पर इनका मायका था वहाँ पर काफ़ी अच्छे से खाने पीने को मिलता था, पर लखनऊ में जहाँ शादी हुई थी, जहाँ ससुराल था, वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए उनको तरसना पड़ा। काली हांडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था। जो आसामी आज भी बहुत सारे लोग हैं जो घूम घूम कर, जैसे हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग मिट्टी के मटके में घी लेकर बेचा करते थे, इसी तरह से आसाम के लोग बेचने आया करते थे। बस मायके जाती तो लपट सपट, मतलब जी से जी में आया वैसे जी भर के खा लेती, और लखनऊ आते ही फिर से मौलवी बनकर रहना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, हर समय मौलवी बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा, लाश करबला जाएगी या नजब? तो बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? बोलिए बेटा, जॉन तू से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। बोलती अपने बच्चों से कि अगर बेटा तुम लोगों से मेरी लाश, जो मेरा मृत शरीर है, अगर संभाली नहीं जाती तो मेरे घर भेज देना। घर यानी मायके भेज देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में है और घर पूरा कस्टोडियन का हो चुका। कस्टोडियन मतलब जिस संपत्ति का कोई वारिस ना हो, जिस संपत्ति का कोई वारिस ना हो, वो संपत्ति, वो जमीन, वो जायदाद सरकार के अधीन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कस्टोडियन। और मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है? तो लेखक का ऐसा मानना है कि मनुष्य, उस मनुष्य की बात हो रही है जो मनुष्य मृत्यु के करीब हो, मृत्यु के निकट हो, वो जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देखता है, ऐसा कथाकार का मानना है। ठीक है बच्चों, इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि मिट्टी की बनी है। पहले बच्चों जो घर था वो मिट्टी की बनी होती थी, दीवारें मोटी मोटी मिट्टी की होती थी, और इस तरह से देखा जाए तो सर्दियों में गर्म होता था और गर्मियों में उसमें ठंडक होती थी। इस तरह से आप कह सकते हैं वातानुकूलित। उन्हें दशहरी आम का वो बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, जो उन्होंने इस तरह बूढ़ा हो चुका था, मतलब उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें उनको याद आई, और वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी? उनको कौन सी बातें याद आती है? अपने मायके की बात याद है, माँ बाप के, गांव की, घर की बातें याद आती है, किस तरह से वहाँ पर वो रहती थी, किस तरह से उनका घर था, और किस तरह से उन्होंने जो आम का बीजू पेड़ लगाया था तो किस तरह से वो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो गया था। मतलब ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी जो जीवन की, बीते हुए जीवन की यादें आ रही थी। वो बनारस के फातमैन में दफन की गई। वाराणसी के फातमैन जगह का नाम है, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। मतलब इरफान के जो पिता थे
उनकी पोस्टिंग वहीं पर थी। इरफान स्कूल गया हुआ था, नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया। बीवी मतलब दादी को बीवी कहते थे। इरफान की दादी बीवी कही जाती थी। तब इरफान चौथे कक्षा में पढ़ता था। टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू यानी पिता से और मम्मी से भी था। बाजी यानी बड़ी बहन, छोटी बहन नुजहत से भी, परंतु दादी से वो ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी कभी कभार डांट या मार लिया करती थी। बाजी भी कभी कभी यही हाल उसका करती थी। अब्बू भी कभी कभार तो कचहरी मतलब न्यायालय समझकर फैसला सुना लगते। नुजहत को जब भी मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया, और यही एक वजह है कि उसका झुकाव दादी की तरफ ज़्यादा था। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारपरी, बारहबुर्ज, अमीर हमजा, गुलबाकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। मतलब तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। आज भी बच्चे दादा नानी के पास ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करते हैं। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ, एक मुल्क में एक बादशाह रहा। मतलब जब भी दादी कहानी शुरू करती इसी तरह से वो कहानी कहना शुरू करती। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, यानी पाक यानी पवित्र, परवरदिगार यानी ईश्वर। बोलती है आँखों की देखी नहीं कहती हूँ, कानों को सुनी। मैंने भी अपनी आँखों से